Good morning, children. So, in third chapter, that is yoga and lifestyle, we have already covered the topics obesity and diabetes. We had also discussed about various asanas which are used, which can be used as the preventive measures to get rid of these problems. Today, in this video lecture, we are going to discuss about the leftover topics, that is hypertension, asthma, and back pain, and we'll also discuss about various asanas which are being recommended for their prevention as well as a treatment. So let us discuss about the leftover topics in this video lecture. So let us start discussing about the next lifestyle disease, that is asthma. Asthma. Now, what is asthma? Asthma is a respiratory disease in which the airways become blocked or narrowed, resulting in breathing difficulty. और वो जो हमारा एयरवे होता है वो ब्लॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो म्यूकस होता है, जिसको हम एक बलगम कहते हैं, वो हमारे एयरवे के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। और उसकी थिकनेस की वजह से, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है और स्टिकी भी होता है, इस वजह से एयरवेज को वो ब्लॉक करता है और हम लोगों को ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं इंक्लूड एक्स्ट्रा म्यूकस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सेसिव कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब जो एक्सेसिव कफिंग होती है वो मोस्टली रात के टाइम या मॉर्निंग टाइम पर होती है, और जब हम रात को सोते हैं तो म्यूकस हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा बनता है, राइट। और बेसिकली जब ठंड ज़्यादा होती है, जब थोड़ा सा कोल्डर आवर्स आ जाते हैं ना, उस टाइम पे भी हम लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। एक इनक्योरेबल डिजीज़ है अस्थमा, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा इसकी प्रिकॉशंस अगर लें, और इसकी प्रिवेंशंस के लिए हम कुछ अगर आसनास को करें तो हम इस डिजीज़ को थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं। क्योंकि इसके जो कॉजेज़ होते हैं, इट्स कॉजेज़ आर इंक्लूडिंग जेनेटिक फैक्टर्स, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। अगर एलर्जिक और नॉन एलर्जिक की बात करें तो एलर्जिक के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसी एलर्जीज़ होती हैं और वो हमारे को ये अस्थमेटिक अटैक करवा सकती हैं। जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो सिगरेट्स के जो स्मोक होते हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं, और सेंट होते हैं ना, सोप्स होते हैं, इसके अंदर सेंट होता है। Then respiratory infections such as cold, flu, sore throat and sinus infections, इनकी वजह से भी हम लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम आ सकता है। एक्सरसाइजिंग इन कोल्ड एयर तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है। एंड सम मेडिकेशंस सच एज बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से भी हम लोगों को म्यूकस, हमारी जो एयरवे है, उसमें ज़्यादा बनता है, which leads to asthma. Now let us discuss about few asanas which are taken as the preventive measures for asthma. Now the very first आसन is सुखासन, जिसको हम बहुत easy sitting pose भी कहते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है, इसके अंदर we need to sit down with the leg straight in front of the body. After that, bend the right leg and place the foot under the left thigh. यानी आपको, जिसको हम कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, मगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं तो सुखासन इज जस्ट आपको चौकड़ी मार के बैठना है, अपनी आइज़ को बंद करके, राइट, और 3 फिंगर्स को ओपन करके इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके रखना है, राइट। नाउ बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, जिसके अंदर हमें स्ट्रेस, किसी भी तरीके के स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हमारे को ये आसन करना चाहिए। इट स्ट्रेचेस एंड लेंथेन्स स्पाइन, हमारी जो स्पाइन है जिसके ऊपर बॉडी टिकी हुई है उसको भी स्ट्रेच करके रखता है और उसकी उम्र भी बढ़ाता है। बहुत जल्दी बेंड नहीं होती हमारी, पोस्चर डिफॉर्मिटी नहीं आती हमारे को अगर हम इस आसन में बैठते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, पीस ऑफ माइंड देता है हमारे को ना, इट एनहांसेस आवर पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। It reduces anxiety, stress, and mental fatigue. It helps in improving body posture. It gives gentle massage to knees, calf muscles and thighs. क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो ये सारे बॉडी पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे। And it spreads a sense of calmness throughout your body and mind. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, जिन लोगों को नीज़ की प्रॉब्लम है या कोई इंजरी हुई है उनके जॉइंट्स के अंदर, तो उनको ये आसन रिकमेंडेड नहीं है। एंड इफ़ यू हैव अ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, अगर स्पाइन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट आसन इज चक्र आसन। चक्र आसन, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक चक्र
यानी कि जो हमारी बॉडी है इट्स बिकम्स लाइक अ व्हील, है ना, एक चक्र की तरह हम अपनी बॉडी को बनाते हैं. एंड चक्र आसन इज अपवर्ड फेसिंग बो पोज and it is a back bending pose commonly referred to as back bridge in acrobatics and gymnastics. First of all, lie down on your back, fix your hands firmly on the ground, then raise the middle portion of your body upwards. Raise it as high as possible, मतलब जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को अपवर्ड स्ट्रेच कर सकते हो उतना आपको करना है, सो दैट योर बॉडी इज इन सेमी सर्कल पोजिशन. ओके, उसके बाद then keep your head downwards between your hands. In the beginning, keep this position for 1 minute, and after some time or some days, डू इट फॉर 3 to 5 minutes. तो पहले स्टार्टिंग में हम 1 मिनट के लिए करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसका ड्यूरेशन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे. इसके बेनिफिट्स अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी बैक पेन को ये क्योर करता है, हमारे किडनी की पेन को ये क्योर करता है, ओबेसिटी रिमूव करने में हमारे को हेल्प करता है, हमारे हर्निया की जो प्रॉब्लम होती है उसको हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, और हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है. It cures infertility, अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये तीनों टाइप की प्रॉब्लम्स को भी हेल्प आउट करता है, प्रिवेंट करता है. इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस डिप्रेशन. द सेमी सर्कुलर पोजिशन मेक्स द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेच, मेकिंग द चेस्ट टू एक्सपैंड. दस मोर फ्रेश ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल. यानी कि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे को जो स्ट्रेच मिलता है उसकी वजह से हमारे को मैक्सिमम ऑक्सीजन लेना भी पॉसिबल हो जाता है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? इफ एनीवन सफरिंग फ्रॉम हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन. If you have any shoulder injury, then also you don't have to do this asan. Okay, do not perform this asan if you have tendon इंजरी इन द रिस्ट और सम अदर जॉइंट्स, राइट, नी में हो या रिस्ट में हो, आपको टेंडन इंजरी है तो आपको नहीं करना चाहिए. एंड इंडिविजुअल्स हैविंग सम सीरियस स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर स्पाइन का कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है तो भी आपको चक्रासन नहीं करना चाहिए. द नेक्स्ट प्रिवेंटिव आसन इज गोमुख आसन. नाउ sit down on the ground with legs stretched forward and fold the left leg at the knee and sit on the left foot. Fold the right leg and keep the right thigh on left thigh with the help of your hands. Now lift your buttocks and bring the heels of both feet together so that they should touch each other. Fold your left arm behind your back over the shoulder. Fold the right arm behind the back under the right shoulder. After that, bend your fingers of both the hands and clasp each other. मतलब पकड़ना है आपने दोनों हाथों को, जो फिंगर्स हैं उनको आपस में आपको टच करना है या उनको पकड़ के रखना है. At this time, your head and back should be erect and repeat the same in reverse position. Now, what are the benefits of Gomukh Asana? It makes the leg muscles strong and elastic. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे को मिलती है इस आसन को करने से. It keeps our shoulder joints healthy, flexible and strong. It improves the functioning of lungs. अब लंग्स की फंक्शन को हेल्प करता है तो ऑटोमेटिकली अस्थमा को हेल्प करता है हमारे को. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ शटिका. इट improves the function of kidneys by stimulating. It thus helps the individuals who suffer from diabetes. It also reduces stress and anxiety and helps in staying fit and strong. कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो जिन लोगों को शोल्डर, नी या बैक पेन की प्रॉब्लम है या इंजरी है इसके अंदर तो उनको अवॉइड करना चाहिए आसन, राइट. नी इंजरी जिन लोगों को है उनको भी अवॉइड करना चाहिए. एंड इन केस ऑफ रीसेंट और क्रॉनिक नी और हिप इंजरी और इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक मतलब कभी कभी अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है नी इंजरी के अंदर या कोई भी जॉइंट इंजरी के अंदर, तो दे शुड अवॉइड दिस आसन. Next, we'll discuss about Parvat Asana, which is also known as mountain pose. It is easy to perform in sitting posture. Okay, stretch your arms sideways and bring them over your head slowly. After that, let your palms touch each other
and stretch your hands well without bending your elbows. Keep your spine erect also. You can watch in front of you the way asana is being performed. The benefits of this asana is that it helps in enhancing the height. It reduces the extra fat in the back and waist. It tones the abdominal muscles and thus stimulates the organs of abdominal region. It is extremely beneficial in case of asthma. It helps in reducing back pain. It improves the function of spinal cord, and it also gives relief from tension in shoulder and back. Contraindications की बात करेंगे तो if in case you have hip injury or back injury, you should avoid performing this asana, and one should not perform this asana in case of shoulder injury also. Next two asanas are Bhujang Asana and Paschimottan Asana, and both the asanas we have already discussed in diabetes, so you can refer the same lecture for this. Our next आसन is मत्स्य आसन. मत्स्य का मतलब क्या होता है? फिश. मछली को हम मत्स्य कहते हैं संस्कृत के अंदर. It is also known as fish pose, right? And let us discuss about the procedure of Matsya Asana. For performing this आसन we have to sit in Padma आसन first of all. सबसे पहले हम पद्म आसन में बैठेंगे, then lie down in supine position and make an arc behind. Hold your toes with the fingers of your hands. Stay for some time in this position. Benefits are it is helpful in curing back pain, knee pain. It cures the defects of eyes. Skin diseases can be cured if we practice this asana regularly. This asana is helpful for the treatment of diabetes. It helps in relieving tension in the neck and shoulders. It provides relief from respiratory disorders by encouraging deep breathing, क्योंकि इसमें हम डीप ब्रीथ करते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इस पोजीशन में लेकर अपने आप को इस पोजीशन में बनाकर रखते हैं अपने आप को, तो हमारा रेस्पिरेशन भी इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारे को अस्थमा जैसी बीमारियों से भी प्रिवेंशन मिल सकती है. इट इम्प्रूव्स पोस्चर. And if we discuss about the contraindications of this asana, so avoid doing this asana if you have high or low blood pressure. People suffering from migraine or insomnia should also refrain from performing this asana. And the individuals who have neck injury or lower back problems should not perform this asana. Now let us discuss about our next lifestyle disease, that is hypertension, जिसको हम high blood pressure भी कहते हैं. नाउ बेसिकली एक बहुत ही बड़ी ये प्रॉब्लम बनती जा रही है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. एंड यूजुअली देखा गया था कि पहले ये प्रॉब्लम जो होती थी, इसको माना जाता था कि जैसे एज हमारी बढ़ती है, हमारी एज के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता है, और मोस्टली मिडिल एज के दौरान जाकर ये होता था. बट अभी टेंशन की बात ये हो चुकी है कि मिडल एज में नहीं, ये प्रॉब्लम आज की डेट में लाइफस्टाइल की वजह से यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है. राइट नाउ हाइपरटेंशन और ये ब्लड प्रेशर ये बनता कैसे है, ये होता कैसे है? सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन functioning of this blood pressure, in which I can say that the function of the heart is to supply pure blood to the various parts of the body. हम सब जानते हैं कि हार्ट का जो काम है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी को ब्लड पहुंचाना है थ्रू आर्टरीज. व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट पुशेस द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में से ब्लड को पुश करता है, एंड कंसिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस इन आर्टरीज. तो जो हार्ट जब पंप करता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर रिलीज होता है, तो वो हमारी आर्टरीज के अंदर बेसिकली ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं. ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट नंबर. द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. राइट, आपने सुना होगा जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वीपी मशीन से, जो हमारा ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, जब उससे हम एक किसी का बीपी चेक करते हैं, तो एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है. सिस्टोलिक ऊपर का, डायस्टोलिक नीचे का, कि बीपी लो तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी किया जाता है. राइट, तो दो तरीके के हमारे ब्लड प्रेशर्स होते हैं, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक.
Normal blood pressure at rest should be within the range of 100 to 140 mm. ओके, सिस्टोलिक के अंदर यानी ऊपर का जो हमारा होता है वो 100 से 140 के बीच में रह सकता है, और नीचे का डायस्टोलिक जो होता है वो हमारा 60 टू 90 mm के बीच में रहना चाहिए. इट मे लीड टू स्ट्रोक्स. मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या क्या इफेक्ट इसके आ सकते हैं. इट मे लीड टू स्ट्रोक्स, arterial diseases, kidney diseases, and a major cause of death also. So let us discuss about few asanas which helps us in curing the hypertension. The very first asana which helps in curing hypertension is Tad asana. Tad asana is also known as palm tree pose, and its procedure is to stand up in attention position, lift your arms upwards, stretch your hands upwards, raise your heels and come on your toes. Also pull up your body upwards. After some time, breathe out slowly and come to the previous position. Repeat this same exercise 10 to 15 times. The benefits are that it is helpful in developing physical and mental balance. It reduces obesity, it cures constipation, it cures digestive problems, it improves body posture, it alleviates sciatica. It is an excellent asana for those who wants to enhance their height. It is beneficial in treating hypertension also. The contraindications are that the people having low blood pressure should not do this asana. In case of headaches, you should avoid doing this asana. Individuals who suffer from blood circulation problems such as faulty valves should not perform this asana. Next three asanas, that is Vajrasana, Pavan Muktasana and Bhujang Asana, we have already discussed during obesity and diabetes. So you can refer the same lecture for this. Next we will discuss about Ardha Chakra Asana, and its procedure is that stand straight with both feet together, hold your hips with your hands, bend backwards without bending your knees with slow inhalation. Remain in this pose for some time. Do it 2 or 3 times. Benefits are that it helps to make ankles, thighs, shoulders, chest, spine, and abdomen stronger. It helps in releasing stress and tension, improves digestion, cures menstrual disorders, cures pain in legs, reduces fat in the waist and thigh. It helps to alleviate upper back pain and also relieve stress in the neck and shoulders. If we talk about contraindications of Ardha Chakra Asana, avoid performing this asana if you have migraine, headache, low blood pressure, diarrhea. Avoid doing this asana if you have peptic ulcer and hernia. In case you are having some hip or spinal problems, then also you should avoid this asana, and pregnant women should avoid doing this asana. The last asana is Shav asana. It resembles the posture of a dead body. It requires complete relaxation on the body and mind. Lie down in supine position, legs should be straight, keep the arms away from the body, leave all the limbs loose as well as relaxed. Gradually breathe in deeply, close your eyes and think that your whole body is becoming loose. Feel a complete relaxation in your body. Remain in this position for 10 to 12 मिनट्स. सिंपल शव आसन, जैसे एक डेड बॉडी होती है, बिल्कुल अपने आप को लूज छोड़ देती है, उस तरीके से हमें इस आसन में रहना है, अपनी आइज़ को क्लोज करके रखना है और हमने अपने आप को ऐसा बिलीव करवाना है कि आवर बॉडी इज़ गेटिंग रिलैक्स्ड. The benefits of this is that it strengthens the nervous system, it controls high blood pressure, it relieves mental tension, it gives new vigor to both mind and body simultaneously. It regulates blood circulation and gives relief in various aches, like किसी भी तरीके का बॉडी एक है आपको तो उससे भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, या कोई भी पेन है उससे आपको रिलीफ मिलता है. इट क्योर्स मैनी psychosomatic problems. It helps to cure many cardiac problems, relaxes and calms the complete body, improves concentration and memory,
इंक्रीजेस एनर्जी लेवल्स, और जितने भी बातें यहाँ पे करी है सब में आप देख रहे हो रिलैक्स वर्ड यूज हो रहा है। सो बेसिकली हाइपरटेंशन में हमारे को रिलैक्स करना होता है बॉडी को, और शवासन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आसन। एक आप ऐसी नींद में आप जाते हैं, ऐसा रिलैक्स अपनी बॉडी को करते हैं जिसमें आपको खुद से फील होता है कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से रिलैक्स हो रहे हैं, काम डाउन हो रहे हैं, और आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। लेट अस डिस्कस अबाउट आवर लास्ट लाइफस्टाइल डिजीज, दैट इज बैक पेन। अभी बैक पेन की हम लोग अगर बात करें तो यूजुअली हम जानते हैं कि बैक के अंदर ही ये पेन जो है वो ओरिजिनेट होती है, और जिसके कारण हो सकते हैं हमारी बोन्स की वजह से, जॉइंट्स या मसल्स या नर्व्स की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इट मे बी, अगर हम लोग स्पाइन की बात करें तो स्पाइन में हमारे को पता है कि हमारे सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लुम्बर रीजन होते हैं, वर्टिब्रास हमारे डिवाइडेड होते हैं इन रीजन्स के अंदर। तो उनकी वजह से भी हो सकती है कि हमें सर्वाइकल या थोरेसिक एंड लुम्बर रीजन में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर स्पॉन्टेनियस हो सकता है, सडनली आपको बैक पेन हो सकता है, या ये क्रॉनिक भी हो सकता है कि कभी कभी आपको बैक पेन हो। तो बेसिकली इट कैन बी कॉन्स्टेंट ऑल्सो अफेक्टिंग वन रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को कॉन्स्टेंटली ही स्ट्रेस आउट कर रहा है ना, और रेडिएटिंग द अदर पार्ट सच एज आर्म्स, हिप्स और लेग्स। इट मे गिव अ फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन, मतलब ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है हमारी पीठ के अंदर ना, उस तरीके से हमें पेन होता है जब हमारे को बैक में पेन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सुन्न हो जाता है, बहुत नंबनेस सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी बैक सुन्न हो चुकी है और कोई सेंसेशन नहीं है हमारी बैक के अंदर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 9 out of 10 पर्सन एक्सपीरियंस बैक पेन, मतलब 9 में से 10 लोगों को आज की डेट में बैक पेन की प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल क्यों है? अब अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम ज़रूर होगी, इतना वेट कैरी करके चलोगे तो बैक पे तो जोर पड़ेगा पड़ेगा। दूसरा, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, हमारे बैठने का तरीका गलत, हमारा लेटने का तरीका गलत। हम लोग लंबे टाइम के लिए कंप्यूटर पे बैठते हैं, लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, तो हमारी बैक पे बहुत इफेक्ट आता है। तो आप ऑब्वियसली अगर आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें बैक पेन हो सकती है? स्पाइन रीजन मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, अगर आपकी बोन्स कमज़ोर है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मसल्स में स्ट्रेन या स्ट्रेन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वर्टिब्रा में प्रॉब्लम्स अगर हो, वर्टिब्रा के अंदर कुछ फ्रैक्चर है या स्ट्रेस है तो आपको बैक पेन प्रॉब्लम आ सकती है। और शटिका की अगर पेन है तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। सो बैक पेन के लिए बेसिकली कई आसन्स रिकमेंड किए गए हैं, अगर हम इन आसन्स को करेंगे तो हमारे को बैक पेन से रिलीफ मिल सकता है। So let us discuss about these asanas one by one. Tadasana, Ardha Matsyendrasana Asana and Bhujangasana we have already discussed in previous lifestyle diseases. So I request you to consider those lectures only. Let us discuss about Vakrasana, which is also known as half spinal twist pose, and it is simplified from Ardha Matsyendrasana Asana. Its procedure is sit down and stretch your legs straight. Fold the right leg and keep the right leg's heel touching the left leg's knee. Place your right hand behind your back and left arm over the right knee. Hold your right ankle. Push your right knee as far as possible, and while exhaling, twist your trunk to the right side. Take sufficient support of the left arm. Now repeat the same procedure with the left side. If I talk about its benefit, it improves the function of both spinal cord and nervous system, prevents and controls diabetes, strengthens kidneys, helps in reducing chronic back pain and shoulder pain. It gives relief in stiffness of vertebra, and it reduces belly fat also. If I talk about contraindications of this asana, avoid this asana in case of high blood pressure. Individuals who suffer from peptic ulcer should not do this asana, and asana should not be performed who suffer from serious back injury. And now let us conclude this chapter with the last asana which helps in curing the back pain is Shalbh asana,
which is also known as grasshopper pose. Its procedure is, in order to perform Shalabhasana, lie down in prostrate position, spread the thigh backwards, hold your feet and extend arms, keep your fists under the thigh and then raise your legs slowly as high you can. For best results, hold this position for 2 or 3 minutes and then lower your legs slowly. Repeat the same action for 3 to 5 times. Benefits: it provides relief to persons who have mild sciatica and slip disc problem. It strengthens the muscles of the spine, buttocks, and back of the arms and legs, improves posture, stimulates abdominal organs, helps in relieving stress, alleviates lower back pain, and helps in removing constipation. Contraindication: people with a weak spine should avoid this asana, and individuals with a weak heart, high blood pressure, and coronary problems should avoid performing this asana. So students, in this video lecture, we have discussed about asthma, we discussed about hypertension, and we have discussed about back pain. We also discussed about various asanas which are or which can be used as the preventive measures for these problems. I hope I understand that you all were able to understand about these asanas and the concept of these asanas for particular diseases. If you still face any problem, you want to ask any query, you can ask me on my personal number anytime. Thank you and have a nice day, everyone.